आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी आपने देख लिया कि मैंने एक ऐसी फिगर बनाई, एक ऐसा फेज़र डायग्राम बनाया जिसमें कि तीनों हमने अपने वोल्टेजेस ले लिए। ये VR है वोल्टेज रजिस्टर का, और ये VL है, और ये VC है। ये तीनों को हमने ऐसे क्यों लिया है? इंडक्टर का वोल्टेज रजिस्टर के वोल्टेज से आगे है, और कैपेसिटर का वोल्टेज रजिस्टर के वोल्टेज से, ऐसा इसलिए कह पाया हूँ मैं क्योंकि जो रजिस्टर का वोल्टेज है उसी फेज़ में करंट भी होता है। अब आपने देखा है इंडक्टिव सर्किट में कि करंट इंडक्टिव वोल्टेज से पीछे होता है, और कैपेसिटर सर्किट में देखा है करंट कैपेसिटिव वोल्टेज से आगे होता है। या हम ये कह लें फाइनली कि जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो करंट से आगे होता है, और कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे होता है। इंडक्टर से करंट पीछे है या करंट, बात आपको दोनों ही चीज़ अच्छे समझ में आई है। इंडक्टर का वोल्टेज करंट से आगे है या करंट इंडक्टर के वोल्टेज से पीछे है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अब इसी फिगर से हम अपने सारे सर्किट्स बना लेंगे। वॉट एवर सर्किट्स वी हैव गॉट, वेदर वी आर टेकिंग एन LR सर्किट, इंडक्टर और रजिस्टर का लेके आप सर्किट बना लीजिए, रजिस्टर और कैपेसिटर का लेके सर्किट बना लीजिए, इंडक्टर कैपेसिटर का बना लीजिए आप, या तीनों को उठा के डाल दीजिए एक सर्किट में, तीनों डाल दीजिए, इंडक्टर भी डाल दीजिए, कैपेसिटर भी डाल दीजिए, और रजिस्टर भी डाल दीजिए। ओके, सो वी आर गेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद एन LR सर्किट। अब अगर LR सर्किट है तो सीधी सी बात है, उसमें एक वोल्टेज रजिस्टर का होगा और एक वोल्टेज इंडक्टर का होगा। जब आप करंट देंगे तो एक वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर डेवलप हो रहा होगा, एक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डेवलप हो रहा होगा। सर्किट कैसा होगा भाई? एक हमारा रजिस्टर है और एक हमारा इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, ठीक, अल्टरनेटिंग सोर्स बना लो। ये कहानी है। तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हुआ होगा वो VR हुआ होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ होगा VL हुआ होगा। अब VL और VR की बात हो रही है, यही वाली कहानी होगी। द सेम स्टोरी इज गोइंग टू एक्ट इन दिस सर्किट। ओके, सो लेट मी रिमूव द VC ओवर हियर, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन LR सर्किट। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार मुझे बोलना पड़ता है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, डू प्रेस द बेल आइकन and share the video, like the video, so that I may also get inspired and I may also get fascinated by your act. Okay, so VL and VR, two of the voltages we have got. We are talking about an LR circuit. LR circuit की बात हो रही है। अब देखो ऐसा है कि VL और VR है। अब यहाँ वेक्टर नियम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये वेक्टर नहीं होते हैं, करंट वोल्टेज सब वेक्टर नहीं होता है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो मैं लगा सकता हूँ भाई, और वही मैं करूँगा। मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये है। वो कैसे आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आ रहा है भाई। इस चीज़ को VR कहते हैं तो ये VL है, तो इसको भी VL कह सकते हैं। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो करंट से 5 फेज़ ऊपर है, ठीक है। इससे रिजल्टेंट वोल्टेज का हम फेज़ डिफरेंस भी बाद में निकाल लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये वोल्टेज VL है, VL ये है, तो इसी के पैरेलल इधर खींच लिया, VL है, ये VR है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट EMF होगा, या उसको EMF लिख लें, जो रिजल्टेंट EMF होगा उसको डायरेक्टली EMF लिख दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर का रूट। भाई हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रूट होता है, तो आप जानते ही हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगी है। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। वेक्टर नियम नहीं लगा रहे हैं, वेक्टर नियम यहाँ नहीं लगते हैं, वेक्टर नियम नहीं लगाए जाने चाहिए। रिजल्टेंट वोल्टेज जो आ रहा है मेरा इन दोनों का आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको? अब एक काम करो यार, EMF जो वोल्टेज VR है, क्यों ना हम इसको करंट के टर्म्स में लिख लें। तो करंट VR को हम IR लिख सकते हैं, VR IR होता है, पता है, और VL को हम लोग IXL लिख लेते हैं। देखो ऐसा है, जो VL होगा वो I टाइम्स द रेजिस्टेंस अक्रॉस द इंडक्टर होगा। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस I टाइम्स रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टर केस में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कहलाता है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इसी प्रकार से मैं VC भी लिख दे रहा हूँ, अभी यूज़ में नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ, IXC होता, और VR जो होता वो IR होता, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, वेरी सिंपल इट इज। तो यहाँ पे देखो EMF इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको लिखिए I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL का स्क्वायर। अब तुम देखो एक काम ये कर सकते हो कि I स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल लो। तो जब बाहर लेके आओगे तो I स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो I हो जाएगा, तो EMF इज इक्वल टू I, और अंदर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर।
तो I की वैल्यू हो गई आपकी EMF अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो करंट जनरली हम जानते हैं करंट होता है वोल्टेज अपॉन जो भी रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ रेजिस्टेंस की जगह जो चीज़ है उस रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस है, और सॉरी इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस है, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी है। तो इस ओवरऑल रेजिस्टेंस का हमने एक नाम दे दिया है इम्पीडेंस। वी हैव गिवन अ स्पेसिफिक नेम टू दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है उसको हम लोग लिख सकते हैं EMF अपॉन अंडर रूट ये ओवरऑल इम्पीडेंस है। चाहे तो आप इसको Z भी लिख सकते हैं। तो अब E/Z से समझ में आया आपको। तो Z क्या है? ओवरऑल रेजिस्टेंस है, जिसमें कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर और इंडक्टर का रिएक्टेंस है। तो ये जो है हमारे पास इम्पीडेंस आ रहा है, इसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस। ये बात समझ में आई आपको? तो E = I/Z करके आप करंट का इम्पीडेंस, तो कभी भी कोई आपसे पूछता है LR सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, भाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होगा। आप चाहें तो XL की जगह, XL आपको पता है ना क्या था, याद करिए, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। XL हमारा ω/L होता है और XC हमारा 1/ωc होता है। इसको फिर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत थी क्या? वॉज इट डिफ़िकल्ट? इट वॉज नॉट। इट इज़ एज सिंपल एज doing anything else. I mean, you can see that very smoothly and very calmly I have done all thing. Did I make any noise? I did not. It was very simple. There were two resistances. वो दो resistances का जो resultant होगा वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे ले आया, ठीक है? ऐसा देख के लग रहा है ऐसे वेक्टर का भी नियम लगा है, लेकिन वेक्टर की बात नहीं होगी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है ये। और इस प्रकार से हमारा सब आते चला गया और करंट की वैल्यू EMF अपॉन Z यानी इम्पीडेंस हो गई। ये हमारा पूरा इम्पीडेंस है, ये हमारा पूरा जो है, ये जो चीज़ आ रही है यही हमारा इम्पीडेंस है ना? यही हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है? तो अब ऐसे जब वैसे तो तरीका ये है कि हर एक सर्किट में आप चीज़ें सीखें और खट से उसके सवाल लगाइए, ठीक है? तो आप चाहें तो इसका सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है? सवाल की बात करते हैं, चलिए कुछ एक आध इसमें सवाल लगाते हैं। सो इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी problem of alternating current specific in the section LR circuit. So very first of all, I'm going to discuss, before the LR circuit to be discussed, I'm going to discuss very few basic problems so that you may get aware of how the numerical should be dealt upon. Okay, I mean just the very first numerical, these are very short numericals. आप इनको देखिए, ये इससे आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी होगी कि कैसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें जो जब आएँ आपके आगे तो आपको पता हो कि इसका क्या मतलब होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम प्लेसिंग इट ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ऑन द टॉप। ओके, सो नोट द क्वेश्चन डाउन समवेयर एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। ओके, द क्वेश्चन सेज दैट इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस इज मार्क्ड 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। यानी कितना मार्क्ड है? लेट्स नोट डाउन द टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट। तो अभी मैं बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है उसने जो कहा है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, ठीक है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये 220 वोल्ट जो है ये क्या चीज़ है? ये है VRMS या ERMS। जो बाहर आपका वोल्टेज दिया होता है, वो जो स्पेसिफिकेशन में दिया होता है, जो सप्लाई आपके पास तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वो तो लगातार चेंज हो रहा है। तो आपको ऐसी वैल्यू तो वो देगा नहीं, जो फिर ऐसी कौन सी वैल्यू बताएगा? वो तो फ्लक्चुएट करता रहता है लगातार, 0 से मैक्सिमम से 0। तो ये जो वैल्यू देता है ये कांस्टेंट, ये RMS वोल्टेज होता है, याद रखिएगा। और ERMS इज इक्वल टू E0/√2 होता है, ये आपको पता है ना? आई होप कि सारे फॉर्मूलेज सवाल शुरू करने से पहले आपको याद है। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ERMS इज इक्वल टू E0/√2। तो इक्वेशन कह रहा है लिखने को, मुझे पता है इंस्टेंटेनियस जो इक्वेशन लिखी जाती है वो होती है इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू मैक्सिमम EMF एंड साइन ω/t। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ 50 हर्ट्ज़ दी है, तो
ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई इंटू 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, आप जो भी आपके पास और ERMS दिया है इससे E0 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, यानी E0 की वैल्यू हो जाएगी ERMS इंटू √2, तो ये है 220 वोल्ट इंटू √2। ठीक, तो अगर इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 220 इंटू √2 220 इंटू 1.414 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप ले आइए, ये आएगा आपका 311 वोल्ट। तो आपके पास E0 की वैल्यू आ गई, E0 की रख दीजिए वैल्यू 311 साइन ओमेगा की जगह आप 100 पाई लिख सकते हैं, 100 पाई इंटू टी। तो ये बन गई आपकी EMF की इक्वेशन। ठीक है, यही बनाने को उसने कहा था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम सेकंड क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप देखें। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 sin 314 t इज अप्लाइड टू अ 10 ओम रजिस्टर। तो जैसा कि ऐसा समझ में आ रहा है, मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 200 sin 314t ये आपको इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इज अप्लाइड यानी ये EMF अप्लाई किया गया है 10 ओम रजिस्टर पे। देख के समझ में आ रहा है कि ये रजिस्टर जो होगा प्योर रजिस्टिव है, यानी कि ये जो सर्किट है इसमें केवल रेजिस्टेंस लगा कि और किस चीज़ की बात नहीं हुई है, और रेजिस्टेंस 10 ओम का है। कहानी ख़त्म हो गई बस। अब देखो वोल्टेज दिया है 200 sin 314t, पूछ रहा है जो चीज़ें पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। आप इस इक्वेशन को अपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए जो होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर इक्वेशन दी है तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो देखिए जिस जगह ओमेगा है यहाँ पर उस जगह पे 314 है ना। ओमेगा टी होता है तो ओमेगा की जगह 314 है, और E0 की जगह 200 है। इससे आपको ये पता चला कि E0 की वैल्यू यहाँ 200 है और ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पे 314 है। अब E0 की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा की वैल्यू जो कहा है उसने, ये दोनों वैल्यू गिवन है आपकी। ठीक है, तो ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई f। तो ओमेगा 314 दिया हुआ है, इसको लिखिए 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 314/2 पाई। ठीक है, चाहो तो 314/2 इंटू 3.14 लिख लो। अब गौर करने वाली बात है कि ये 100 टाइम्स चला जाएगा, 314 इंटू 100 करोगे तो 314 होगा और ये 50 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ आपकी आ गई, पहली चीज़ आ गई। भी पूछा है पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज कहो या E0 कहो, इसको मैक्सिमम वोल्टेज कहा जाता है, इसको पीक वोल्टेज कहा जाता है, सब कुछ इसे कहा जाता है। तो पीक वोल्टेज आपका 200 वोल्ट डायरेक्ट दिया ही हुआ है, इक्वेशन से देख के ही आप इसी को यही पीक वोल्टेज होता है। अब आते हैं RMS वोल्टेज। तो देखिए RMS वोल्टेज जो होता है फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E0/√2। वोल्टेज को हम लोग यहाँ पर ऐसे EMF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं मैं अगर वोल्टेज लिखूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, V इज इक्वल टू V0/√2। ठीक है, आइदर आई राइट डाउन इन दिस मैनर और इन दिस मैनर, बोथ आर सेम। ओके, E इज इक्वल टू E0/√2। E0 की वैल्यू यहाँ 200 वोल्ट दी हुई है, तो ERMS की जो वैल्यू होगी, जो EMF होगा आपका, ये ERMS होता है, याद रखिएगा। इंस्टेंटेनियस EMF नहीं है ये इंस्टेंटेनियस EMF है। दिस इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यानी किसी भी टाइम पर कितना EMF होगा वो इस इक्वेशन से जान सकते हैं। ठीक है, ERMS की वैल्यू E0/√2 होती है। E0 की वैल्यू 200 वोल्ट दी हुई है, अपॉन √2 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 141.4 वोल्टेज के आसपास आएगा।
ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, कह रहा है आरएमएस करंट। अब मैं इसको इधर प्रोसीड करता हूँ। आई आर एम एस को आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस हो। अब इस समय सर्किट में रेजिस्टेंस केवल रजिस्टर का है तो आर लिख दो। तो वी आर एम एस आपके पास 141.4 आ गया है, अपॉन रजिस्टर 10 ओम दिया हुआ है, डिवाइड करिए तो 14.14 वोल्टेज आर एम एस करंट आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पावर डिसिपेटेड। ठीक है, पावर इज़ डिसिपेटेड। तो पावर कितनी भाई डिसिपेट हुई है, तो मुझे पता है केवल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर डिसिपेट हुई होगी, जिसको आप दे सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रखिए पी इज़ इक्वल टू वी आई होता है ना, पढ़ा था आपने। तो इसको वी आर एम एस लिख लो, इसको आई आर एम एस लिख लो। ये पावर का वीडियो आप देखिए, तो वीडियो में आपको क्लियर होगा कि पावर क्या है। ठीक है, पावर का वीडियो मैंने बना दिया है, अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। गो थ्रू द पावर वीडियो। पी इज़ इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, या इसको अब आप जानते हैं वी आर एम एस इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, वी आर एम एस इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। तो या तो इस पूरे इक्वेशन में आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, या तुम अगर इसको आई आर एम एस अभी हमने आई को भी बना दिया था, वी को आई बना देते हैं, तो आई आर एम एस का स्क्वायर आर। ये सब पावर के फॉर्मूले हैं। आई आर एम एस पता है आपको, आर पता है, वैल्यू करिए तो 14.14 एम्पियर था, उसका स्क्वायर करिए इंटू 10 ओम करिए तो ये 2000। कोशिश कीजिए अगर यूनिट के साथ अगर आप लिखते हैं तो आपको यूनिट बनानी नहीं पड़ेगी, यूनिट हमेशा आपकी तैयार रहेगी। ओके, ठीक है। अब आगे अगला सवाल। अब थोड़ा सा हम लोग ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें कि आपका, वैसे तो अभी आरएल सर्किट मुझे डिस्कस करना है, लेकिन अभी मैं ऐसा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जहाँ पर नॉर्मल आपके क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्योर एक रेजिस्टिव वाला देख लीजिए, एक प्योर इंडक्टिव वाला देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आप क्या दिया हुआ है, पढ़िए अच्छे से, समझ में आई बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप कि वोल्टेज वाला ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। कह रहा है कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ एसी सप्लाई। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ जो ये बता रहा है कितना, 44 मिली हेनरी, 44 mH बोला है ना, 44 मिली हेनरी इंडक्टर। देख के समझ में आ रहा है कि ये अब की बार जो अल्टरनेटिंग करंट है वो केवल एक इंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, यानी ये प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। हर एक सर्किट पे, चाहे वो प्योर इंडक्टिव हो, प्योर कैपेसिटिव हो, प्योर रेजिस्टिव हो, सब पे वीडियो बना है। आप पहले वीडियोस जाके देखिए, उस पर चीज़ें अच्छे से क्लियर कीजिए, जो फॉर्मूले दिए हैं उसको देखिए और फिर आके आप न्यूमेरिकल्स करिए, है ना। फिर कॉम्बिनेशन पे भी दिए हैं, कॉम्बिनेशन का वीडियो, जैसे कि ये आरएल सर्किट का, आरसी सर्किट का, उसमें वीडियो के साथ क्वेश्चंस भी आपके साथ में दिए गए हैं। अब देखिए ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, जैसा कहा है इसने कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई 44 mH इंडक्टर के अक्रॉस लगी हुई है। व्हाट इज़ द आरएमएस करंट इन द सर्किट, यानी IRMS मुझसे पूछा है। और नेट पावर एब्जॉर्ब्ड, नेट पावर कितनी एब्जॉर्ब हुई है वो बताना है आपको कंप्लीट साइकिल में, है ना। तो आप वैसे तो सेकंड क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले आप RMS करिए। अब देखिए ये सर्किट में जो IRMS है, हमेशा याद रखिए IRMS जो होता है वो ERMS अपॉन जो भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस मतलब ऐसा होता है कि रजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, और अगर इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं तो उनके जो मैग्नेटिक रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है उसको हम लोग XL से डिनोट करते हैं, और ये होता है ओमेगा L। ठीक है, कैपेसिटर का इंडक्टेंस हम लोग, कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो है हम लोग, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, XC से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1/ωc। सब वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2πf रख देंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा।
अगर सर्किट में एक से ज़्यादा एलिमेंट लगे होंगे तो प्योर रखा हुआ है, तो इसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस है, वो भी केवल इंडक्टर का, और कुछ तो है भी नहीं इसमें। अगर दो होते तो फिर ओवरऑल उस पूरे रेजिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस कहने लगते हैं। वी विल कम टू दैट ऑन डीलिंग द क्वेश्चन। हियर द रेजिस्टेंस इज ओनली ड्यू टू दिस इंडक्टर विच इज़ एक्सएल। ये फॉर्मूला याद रखिए, इज इक्वल टू ई आर एम एस, यहाँ पे 200 वोल्ट जो दिया है ये ई आर एम एस है, 220 वोल्ट लिख लीजिए, और एक्सएल को पहले आप निकाल लीजिए। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और एल लिख सकते हैं। ओमेगा को खोल दिया मैंने, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स इंटू एल, 100 पाई एल, ओके, 50 इंटू 2 100 पाई एल। चाहो तो पाई को भी खोल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 100 पाई रिग लगा देते हैं, है ना, इस प्रकार से आप 100 पाई एल लगा दीजिए, यहाँ पे 220 वोल्टेज लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपका चीज़ें आ जाएंगी। एल की वैल्यू भी आप खोल के रख दीजिए। एल की वैल्यू यहाँ पे 44 मिली हेनरी दी है, यानी 44 मिली का मतलब 10 की पावर -3 हेनरी। मिली जो होता है वो हज़ारवां हिस्सा होता है, 10 की पावर -3 होता है। जब भी किसी चीज़ का मिली दिया हो, चाहे वो मिलीमीटर हो चाहे वो मिली लीटर हो, आप उस यूनिट का 10 की पावर -3 लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 220/100 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और एल की वैल्यू है आपकी 44 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आंसर 15.9 वोल्ट सेकेंड पर हेनरी आ जाएगा। जिसको आप चाहें तो करंट की बात तो सब ये सब कट जाएगा, क्योंकि वोल्ट सेकेंड हेनरी ये सब आपस में, और केवल 15.9 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। डू यू गॉट? इट वॉज अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। नाउ वी विल कम टू दी आरएल सर्किट का क्वेश्चन मैं आप करने की कोशिश करता हूँ। तो या तो एक आप चाहें तो लेकिन आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मान लेते हैं प्योर कैपेसिटिव होता तो वहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल के करते, तो उस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। प्योर कैपेसिटिव अगर निकालना हो तो आप उसको भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन उसमें निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे केवल सप्लाई के अगेंस्ट अगर केवल एक कैपेसिटर लगा होता, केवल रेजिस्टर लगा है प्योर रेजिस्टिव, केवल इंडक्टर लगा है प्योर इंडक्टिव, केवल कैपेसिटर लगा है प्योर कैपेसिटिव, ओके। डू यू गॉट? सो नाउ इफ़ यू विल बी हैविंग अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देन उसको आप XC लिखेंगे, यानी ERMS/XC हो जाता वो। XC को आप 1/ωc करके काउंट आउट कर लीजिए और आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक RL सर्किट का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे देखिए, अच्छे से नोट कीजिए सवाल को। क्या कह रहा है सवाल? एन AC वोल्टेज V इज इक्वल टू 200 sin ωt ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज LR सर्किट। L की वैल्यू 20 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम है। RMS करंट फाइंड करना है एंड RMS वोल्टेज करना है। देखिए सबसे पहले अपना सर्किट बना लेते हैं। इस प्रकार का अल्टरनेटिंग सोर्स लगा होगा इसमें, और इसके अक्रॉस एक इंडक्टर लगा होगा और एक रेजिस्टर लगा होगा, ठीक है। रेजिस्टर की वैल्यू जो है VR है, ठीक, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ होगा VL हुआ होगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, ये जो सर्किट होता है, सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं, जो ये वोल्टेज डेवलप कर रहा होता है उस वोल्टेज को ये खा रहे होते हैं। अगर खा रहे हैं तो ये ख़त्म क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर एक सोर्स है जिससे कि वापस वो वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है फिर उतना ही। लेकिन हमेशा जितना भी वोल्टेज दे रहा है ये सारे सर्किट एलिमेंट के अलॉन्ग यूज़ हो जाता है। यही किरचॉफ की लॉ कहती है कि सम ऑफ वोल्टेज करोगे अक्रॉस द क्लोज लूप तो ज़ीरो आएगा, है ना। यानी कि अगर ये जितने लोग, यानी कि जो भी ये वोल्टेज दे रहा होगा वो ये, अगर यहाँ एक एलिमेंट है तो वो पूरा खा रहा होगा, दो एलिमेंट हैं तो वो खा रहे होंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो दे। एक्चुअली पोटेंशियल इज़ काइंड ऑफ एनर्जी which regularly gets eaten away by the circuit elements, okay, but there is a source inside it which is creating every, like for example if it is this alternating current is created by a generator,
then there is a chemical energy which is getting used, which is creating this. Okay, again coming back, so as we know that in this question RMS करंट बोला है, तो IRMS आपको पता है क्या होता है, VRMS अपॉन जो भी सर्किट का इम्पीडेंस हो। इम्पीडेंस क्या है, सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते हैं। इस RL सर्किट में सर्किट का इम्पीडेंस जो होता है वो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए ये, ठीक है। एक सिंपल सा, वैसे तो आप सर्किट को देखिए जाके अगर नहीं है वीडियो में पहले, कि अगर ये VR है ये VL है, दो आपस में 90 डिग्री की फेस पे होते हैं, आपको तो ये पता ही है कि वोल्टेज जो इंडक्टर के क्रॉस होता है वो रेजिस्टर से 90 डिग्री के ऊपर होता है, यानी कि वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस डेवलप होगा पहले इंडक्टर के क्रॉस डेवलप होगा फिर, तो ये चीज़ आप इसको, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं √VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, है ना। वहीं से ये फॉर्मूला आया एक्चुअली, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा VRMS होता है इसका रूट, और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं IRMS इंटू XL, यानी कि जो ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर हुआ होगा उस चीज़ का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि अक्रॉस द इंडक्टर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है IRMS इंटू XL, अक्रॉस द रजिस्टर होता है वो होता है IRMS इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सब फॉर्मूले इंडक्टिव सर्किट मैंने बताए हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिए। देखिए वोल्टेज ड्रॉप वो होता है जो वोल्टेज ये खा लेता है। अगर यहाँ 9 वोल्ट है और यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब 3 इसने खा लिया, तो जो ये खा लेता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसके अक्रॉस। यानी अगर सर्किट पहले आप 9 था बाद में 6 हो गया तो 3 इसने खा लिया तभी, तो जितना इसने खाया उतना ही वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। इसी प्रकार से VL की जगह मैंने ये लिख लिया, और VR की जगह चाहे तो IRMS इंटू R का स्क्वायर आप लिख लीजिए इस पूरे का, तो IRMS का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, IRMS का स्क्वायर अंदर बाहर आएगा, और बाहर रूट के लोगे तो IRMS हो जाएगा केवल, और अंदर हो जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ केवल VRMS। तो IRMS को आप इस तरीके से लिख सकते हैं VRMS अपॉन XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, चाहो तो ऐसे लिखो या लिखो इसको VRMS अपॉन इम्पीडेंस, है ना, ये याद रखना। अब सर्किट में वापस चीज़ें जो दी हुई हैं उसने, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है 20 मिली हेनरी दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 90 ओम, RMS करंट पूछा है, RMS वोल्टेज पूछा है, तो RMS करंट के लिए हमको VRMS अपॉन ये, तो इस इक्वेशन में जो वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है वो V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा t दी हुई है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होता है, तो यानी V0 आपके पास 200 वोल्ट दिया हुआ है, और VRMS मैक्सिमम वोल्टेज से इस रिलेशन से रिलेटेड होता है, VRMS इज इक्वल टू V0 बाई √2, V0 दी है तो 200 बाई √2 करेंगे तो आपका VRMS आ जाएगा। Z आपको निकालना है, VRMS आ गया आपका यहाँ से, Z आपको निकालना है तो उसके लिए XL और R दोनों पता होना चाहिए। XL दिया हुआ, XL आपको निकालना पड़ेगा, XL होता है ओमेगा L, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। ओमेगा को आप 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L लिख सकते हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी दी हुई है भाई, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज़, लिख लीजिए, देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इंटू क्वेश्चन में देखिए इंडक्टर 20 मिली हेनरी, तो 10 टू द पावर -3, 50 इंटू 20 1000 होता है, 1000 और 10 की पावर -3 आपस में कट के 1 हो जाएंगे, 2 इंटू ये 6.28 हो जाएगा। ये आपका XL आ गया। R की वैल्यू ऑलरेडी आपकी दे रखी है 9 ओम, है ना, R की वैल्यू 9 ओम दे रखी है, तो आपका Z आ जाएगा 6.28, यानी XL का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस 6.28 का स्क्वायर करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपका 10.97 ओम आ जाएगा आपका। तो Z आ गया आपके पास। तो फार्मूले में आपको जो चाहिए था, यानी कि आपके पास इस फार्मूले में IRMS की वैल्यू, VRMS आपके पास VRMS V0 बाई √2 आ चुका है, और Z की वैल्यू आपकी इतनी आ गई है। आप डिवाइड कर दीजिए तो IRMS की वैल्यू आ जाएगी, IRMS की कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, VRMS विच कम्स आउट टू बी 200 अपॉन √2, ओके, अपॉन 10.97
If you are going to solve this down, you will find that it's coming out to be 12.89 एम्पियर। एक बार IRMS आ गया है तो वोल्टेज अक्रॉस द, क्योंकि उसने कहा है ना फाइंड द RMS करंट इन द सर्किट एंड द RMS वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एलिमेंट। वोल्टेज अक्रॉस दी यानी कि RMS वोल्टेज अक्रॉस दी इसके वो होगा IRMS इंटू XL, और अक्रॉस द रजिस्टर होगा IRMS इंटू R। IRMS आपका आ गया है तो VL को आप लिख सकते हैं IRMS 12.89 इंटू XL की वैल्यू कितनी आई थी 6.28। सॉल्व करिएगा इसको, ये आ जाएगा 80.9 वोल्ट। इसी प्रकार से VR की वैल्यू आ जाएगी IRMS 12.89 इंटू 9 ओम आ जाएगा 116। मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, अ लैम्प विद अ रेजिस्टेंस। पहले अगला क्वेश्चन आपके टॉप पे जो लिखा हुआ है उसको देखिए, नोट डाउन कीजिए समवेयर, सारी डेटास लिखिए, अपने सॉल्व कीजिए पहले, देन ओनली यू लुक आउट फॉर द सॉल्यूशन, डू नॉट रन फॉर द सॉल्यूशंस, इट विल नॉट हेल्प यू। अ लैम्प विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm is connected to a choke coil as shown in the figure. The arrangement is connected to a source 110 वोल्ट का, करंट सर्किट में 11 एम्पियर का है। जो सोर्स में जो वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट, ये RMS वोल्टेज है। करंट की वैल्यू 11 एम्पियर दिया है, ये RMS करंट है आपका। ओके, इम्पिडेंस निकालना है सर्किट का और इंडक्टिव रिएक्टेंस चोक कॉइल का निकालना है। तो भाई सबसे पहले मैं ज़रा पेज पलट दूँ, ठीक है, पलट दिया भाई पेज, आ गए हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। एक आपके पास लैम्प है, लैम्प के लिए रेजिस्टर बना देते हैं उसको, और एक आपकी चोक कॉइल है। चोक कॉइल क्या होती है, एक्चुअली ये सोलिनॉइड को ही चोक कॉइल कहते हैं, है ना। ये एक इंडक्टर है, इंडक्टर, सोलिनॉइड, चोक कॉइल, ये एक ही चीज़ें हैं, ये सब सोलिनॉइड शेप के होते हैं। इन सब में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। चोक कॉइल आजकल बहुत कम यूज़ होता है, पहले की ट्यूबलाइट्स में एक चोक वो आया करता था, बीच में आप देखते होंगे, उस चोक में वो चोक कॉइल अंदर एक इंडक्टर लगा रहता था। बहरहाल, तो इंडक्टर यहाँ पे दिया है, चोक कॉइल है। AC सोर्स जो दिया है वो 110 वोल्ट दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है। चोक कॉइल का पूछा है आपसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, यानी आपको XL निकालना है। XL के लिए आपको चाहिए 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L। तो सवाल ये है कि यहाँ पे तो ये सब कुछ दिया नहीं है, तो यानी XL ऐसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी या कुछ चीज़ ऐसे दी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, सर्किट का इम्पीडेंस मुझे पता है कितना होता है, सर्किट का RL सर्किट का XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, यानी इम्प्लाई करता है ये कि Z स्क्वायर अगर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ऐसे आ सकती है यहाँ पे, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R तुम्हें दिया हुआ है, Z तुम ऐसे निकाल सकते हो। कैसे, तुम्हें पता है IRMS, क्योंकि IRMS और VRMS दिया हुआ है। आपका यहाँ पे सर्किट में जो करंट है IRMS वो 11 एम्पियर दिया हुआ है, और VRMS जो है वो आपका 110 वोल्ट दिया हुआ है। IRMS की वैल्यू होती है VRMS अपॉन सर्किट का इम्पीडेंस, ये फॉर्मूला याद रखना। इसी प्रकार से अगर मैक्सिमम करंट की कोई वैल्यू कहे ना, तो वो भी यही होती है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। ये सब फॉर्मूलेज याद रखिए एंड ट्राई यूजिंग देम एज मच एज पॉसिबल। VRMS we got, IRMS we got, so we can find out the impedance over here। Z हो जाएगा VRMS अपॉन IRMS। VRMS 110 वोल्ट, IRMS 11 एम्पियर, आ गया ये 10, ठीक है। तो 10 एम्पियर 10 ओम आपका इम्पीडेंस आ गया। एक बार इम्पीडेंस आ गया आपका, तो इस फॉर्मूले में रख के आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। तो XL की वैल्यू हो जाएगी, XL की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, यानी कि Z आ गया है आपका 10 का स्क्वायर, R है आपका 8 का स्क्वायर, चाहो तो उसको 8 का स्क्वायर लिख लो पहले, फिर 64 लिख लेना, ये 36 आ जाएगा 6 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 ओम आ गया। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नोट कीजिए, सारे डेटा एक किनारे लिखिए, सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया, चलें आगे, ठीक है। इन RL सर्किट शोन
तो यहाँ पे दिखा दिया आरएल सर्किट, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ये ईएमएफ का सोर्स लगा है, ये एल है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब ऐसा है कि इस सर्किट में अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 30 ओम, इंडक्टिव यानी कि आर की वैल्यू 30 ओम दी हुई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 40 ओम दी हुई है, पीक ईएमएफ ई नॉट की वैल्यू 220 वोल्ट दी हुई है। इम्पीडेंस कैलकुलेटर कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, पीक करंट। अब ये फेज डिफरेंस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको पता है कि आरएल सर्किट है, ये वीआर होगा, ये वीएल होगा। ये जो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज आता है वो आपके करंट से, क्योंकि करंट और वोल्टेज के रेजिस्टेंस में कोई फेज लैग नहीं होता, उसके अक्रॉस ही आप बना के दिखा सकते हैं। ऑलवेज वीआर के अक्रॉस ही आई होता है, यानी अक्रॉस का मतलब ये होता है कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो डेवलप होता है करंट भी तुरंत डेवलप होता है। फेज़ लैग का मतलब यही होता है, फेज़ लैग या लीड का, कि करंट वोल्टेज से कितना आगे पीछे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये फेज़ लैग फाई कहलाता है, रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से कितना आगे है, ठीक है। तो अगर यहाँ tan फाई आप लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा ना, वी एल अपॉन वी आर हो जाएगा, जिसको चाहें तो आई एक्सएल अपॉन आई आर लिख सकते हैं। अल्टीमेटली एक्सएल अपॉन आर हो गया ये। तो फेज़ एंगल का और रिएक्टेंसेस का एक रिलेशन है, ये काम आएगा देखना। अभी यहाँ पे सबसे पहले जो कह रहा है वो निकाल देते हैं। इसने कहा है कि इम्पीडेंस निकालो, तो Z की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे होती है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू बाबू दी हुई है तो 40 का स्क्वायर कर लो, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो 30 का स्क्वायर कर लो। कितना आ गया ये आ गया 2500 और आ गया 50, इम्पीडेंस 50 आ गया। अब आप एक काम करिए, उसने कहा है कि फेज़ एंगल निकालने को, तो tan फाई की वैल्यू होती है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल है 40 ओम, आर है 30 ओम, ये हो गया 4/3। तो tan फाई की वैल्यू 4/3, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। फेज़ एंगल आ गया, ठीक। पीक करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट, तो आपको ये फॉर्मूला है कि पीक करंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, पीक करंट होगा पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब पीक वोल्टेज आपके पास नहीं दिया है और दिया हुआ है, ख़त्म हो गई बात, 220 वोल्ट, तब तो कुछ करना ही नहीं है। मुझे लगा कि आरएमएस वोल्टेज दिया है, पीक वोल्टेज दिया सर्किट में, उसने कहा है पीक वोल्टेज। अगर ऐसे कोई वोल्टेज दे तो आरएमएस होगा, लेकिन अगर पीक होगा तो बोल रहा है, उसे बोलना पड़ेगा। 220 अपॉन जेड कितना आया आपका 50, सॉल्व करेंगे 4.4 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए सारी चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या हैं, समझ में आई बात। क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसमें कह रखा है इसने कि in an LR circuit a sinusoidal voltage V is equal to V naught sin omega t is applied. It is given that inductance L is equal to 35 millihenry, resistance is equal to 11 ohm, VRMS is equal to 220 volt and omega by 2 pi की वैल्यू 50 हर्ट्ज है। Find the amplitude of the current in the steady state and the phase difference between the current and the voltage। देखो ऐसा है, करंट भी साइनोसॉइडल होता है, वोल्टेज भी। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है, इसी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहो, पीक वैल्यू कहो, या करंट का एम्पलीट्यूड कहो। एम्पलीट्यूड एक्चुअली वेव के रिस्पेक्ट में एक टर्म है कि कोई भी वेव का जो अधिकतम दूरी वाला पॉइंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये वेव फंक्शन कोई बॉडी कर रही है तो ये अधिकतम दूरी जो है, इतनी चीज़ को, इतनी लेंथ को हम लोग, इतनी पार्ट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज और एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, ठीक है। ये तो स्टेडी स्टेट में करंट, स्टेडी स्टेट क्यों कहा है, स्टेडी स्टेट का भी मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो ऐसा है बाबू, अभी आप ये समझ लो कि I इज़ इक्वल टू आई नॉट आपने निकालना है यहाँ पे। तो आई नॉट को आप वी नॉट बाई इससे निकाल सकते हैं। जैसे आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है ना, वी आर एम एस अपॉन इम्पीडेंस होती है,
तो मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब इस सर्किट का इम्पीडेंस मुझे पता है एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। क्या क्या चीज़ें दी हैं वो नोट कर लेते हैं। इंडक्टर की वैल्यू दी है 35 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 11 ओम, VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट और ओमेगा बाई 2 पाई की वैल्यू है 50 हर्ट्ज़। इससे ओमेगा की वैल्यू आप चाहें तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तुमको यहाँ पे एक्सल इम्पीडेंस निकालने के लिए एक्सल चाहिए और आर चाहिए, आर दिया हुआ है। एक्सल निकालने के लिए आपको पता है कि एक्सल होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 50 चाहो तो इसको 100 पाई लिख लो, 50 इंटू 200 पाई। इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 35 मिली हेनरी, तो मिली है 10⁻³ हेनरी हो गया। अब एक काम करो, इसको लिखो 100, पाई को तुम 22/7 लिख लो क्योंकि ये 35 दिया है इसलिए कट जाएगा आसानी से, और इसको 1/1000 लिख लीजिए आप। तो देखो ऐसा है कि 7 5 35 होता है। ठीक है, और ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हैं, 5 से आप 2 टाइम्स काट सकते हैं और 2 22 को 11 काट लेगा, तो ये 11 ओम आ गया एक्सल। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सल जो कि 11 है तो 11 का स्क्वायर, R की वैल्यू पहले से 11 दे रही है 11 का स्क्वायर, तो इसको आप तुम 11 का स्क्वायर अगर 11 कॉमन लोगे तो 11√2 हो जाएगा। ये 11 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 + 1√2 हो जाएगा। आई थिंक इतनी कैलकुलेशन पता है आपको। ओके लेट्स मूव। उसने दिया हुआ है आपको कि I0 आपको निकालना है। मैक्सिमम करंट अभी हमने बताया V0/Z कर सकते हैं, तो V0 आपके पास नहीं दिया है लेकिन VRMS दिया है। आपको पता है VRMS जो होता है वो V0/√2 होता है, तो V0 को तुम VRMS इंटू रूट लिख सकते हो, तो लिख लो VRMS इंटू √2 अपॉन Z की वैल्यू आपकी आ गई 11√2। VRMS 220 वोल्ट दिया है तो 220 इंटू √2 अपॉन 11√2, √2 से √2 कट गया, ये 2 0, तो ये आ गया 20 एम्पियर। ठीक है, फेज़ एंगल और निकाल लेते हैं। फेज़ एंगल कहाँ है, तो tan फाई की वैल्यू होती है XL/R। एक्सल कितना है भाई, यहाँ पे अभी आया हमारे पास 11 ओम और रेजिस्टेंस भी हमारे पास 11 ओम है, कट के हो गया 1। tan फाई इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan 45 1 होता है। क्लियर हो गया? ओके।